हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस और आज का टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक जनरल आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो बिजनेसमैन थे, एक था ए और एक था बी। इन लोगों ने बोला कि हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, मतलब आपस में एसोसिएट होते हैं और एक बिजनेस एम्पायर बनाते हैं। तो ए इज इंडिविजुअल एंटिटी, बी इज इंडिविजुअल एंटिटी, और ये एसोसिएट होके इन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था सी। बट इन लोगों ने दिमाग लगाया। ये लोग बोले कि यार हमने कंपनी तो बना ली है, लेकिन पता दिक्कत क्या होता है कंपनी बनाने में कि हम लोग इन जनरल लोग कंपनी चलाते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी का मन करता है कि मैंने साथ में काम नहीं करना, वो अलग हो जाता है और अलग होता है और कंपनी वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो हम एक बढ़िया सा रूल बनाते हैं। तो दोनों ने डिसाइड करा कि हम ऐसा करते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं। ये एक अकाउंट है जिसको हम ओपन करते हैं और इसमें आप 1 CR डालो। इसने 1 CR डाल दिया, बोले मैं भी 1 CR डालता हूं, और हमारी कंपनी बन गई और ये सारा का सारा पैसा कंपनी के नाम पे आ गया। एक कंडीशन है कि अगर हम में से किसी को भी बिजनेस से बाहर जाना पड़ा किसी वजह से, अपनी चॉइस से, अपनी विल से, तो जो हमारे अकाउंट में 2 CR पड़ा हुआ है वो उस बंदे को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जब वो बंदा एग्जिट करेगा तो वो लॉस में एग्जिट करेगा। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात है कि ए और बी आपस में काम कर रहे थे, इनके बीच में कुछ खराब हुआ और बी ने डिसाइड करा कि यार मेरे को काम नहीं करना, इनके साथ काम नहीं, ए के साथ काम नहीं करना। तो उसने सोचा कि मैं बिजनेस में से बाहर हो जाता हूँ, निकल जाता हूँ। बट जैसे वो निकलने का उसने प्लान बनाया तो उसके दिमाग में बात आई कि यार जब हम लोगों ने कंपनी बनाई थी तो 2 CR अकाउंट में डाल दिया था, और अगर मैं गलती से निकल गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो फिर इसने अपना डिसीजन जो बनाया था उस डिसीजन को दोबारा से रीफ्रेम करा कि नहीं यार, हमने कंपनी से बाहर नहीं होना, क्योंकि कंपनी से बाहर होंगे तो हमारा लॉस होने वाला है अल्टीमेटली बहुत सारा। इसका मतलब क्या हुआ है, जो 2 CR पड़ा हुआ था जिसमें से इंडिविजुअल का 1 CR था, इसने इसको बाइंड करके रखा है, बाउंड करके रखा है कि ये कंपेल्ड है कि इसके साथ एसोसिएट होकर रहेगा। अगर गलती से चला जाता है तो ये पैसा चला गया। इसका मतलब नेचर हमें एक बात सिखाती है कि अगर तुम्हें किसी सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर रहना रहना हो तो अपने हिस्से का एक छोटा सा पार्ट निकाल के कहीं और रख दो, और ये मान के चल लो कि अगर हम गलती से डिसोसिएट हुए तो जो हमारा हिस्सा निकल गया, जो हमारा पार्ट टूट के बाहर चला गया, वो हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं, याद रखते हैं, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ जाती है। अब मैं बात करता हूं सीधी सीधी। इमेजिन करो, एक बार हमारे पास एक्स था, एक्स था ऐसे कुछ, और हमारे पास वाई था ऐसे कुछ, और ये दोनों मिलके बनाते थे पी। इन्होंने पी बनाया, इसको हम ए डैश और जेड डैश कह सकते हैं, और इन्होंने पी बनाया कुछ ए डबल डैश एंड जेड डबल डैश। क्या हुआ यहां पे देखो, ए और एक्स और वाई मिले और इन्होंने पी बना लिया, मतलब दो छोटे छोटे सब्सटेंस मिले या दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिले, वो एसोसिएट होकर उन्होंने पी बना लिया। और जब ये बन गए ना, तो पता क्या देखा गया, ये देखा गया कि मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई किसके इक्वल होना चाहिए था, मास ऑफ पी के इक्वल होना चाहिए था। इन शॉर्ट, जब ये पी बना तो यहां पे और कुछ नहीं निकला, मतलब अल्फा बीटा गामा कोई पार्टी, कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास एक्स और वाई मिलके केवल और केवल पी बना रहे थे। उसके बाद भी तो उसके हिसाब से हमें मास कंजर्वेशन के हिसाब से समझ में आया कि एक्स और वाई जब बने होंगे तो एक्स और वाई जब मिले होंगे तो पी बना होगा। इसका मतलब मास कंजर्व होना चाहिए। दैट मीन्स मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ पी। बट सच में ऐसा नहीं था। सच में क्या था, सच में ये था, एक्स और वाई का इंडिविजुअल मास जब हमने कैलकुलेट करा और पी का मास कैलकुलेट करा तो पता चला कि इनिशियल मास वाज मोर, नाउ दिस मास इज लेस। दिमाग खराब हो गया, ये सब हुआ क्या है? तो हुआ एक्चुअली क्या था कि जब, जो एग्जांपल मैं आपको ले रहा था, इसको ए बिजनेसमैन बोलते हैं, इसको बी बिजनेसमैन बोलते हैं, जब ये दोनों आपस में एसोसिएट होके एक कंपनी बना रहे थे तो इन लोगों ने क्या करा, अपने हिस्से का थोड़ा सा पार्ट नेचर को डोनेट कर दिया। नेचर को कैसे डोनेट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब जब भी कभी, नेचुरल फिनोमेना समझा रहा हूं मैं आपको, जब भी कभी दो न्यूक्लियाई एसोसिएट होके एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में थोड़े से मास का डिफेक्ट हो जाता है, एंड दैट मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स
प्लस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ पी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एम। ये कहाँ चला गया? ये लॉस हो गया। कब लॉस हुआ था? जब एक्स और वाई मिलके पी को बना रहे थे। जब एक्स और वाई मिलके पी बना रहे थे उस टाइम किसी ना किसी एनर्जी का लॉस हुआ था, यहां से निकल गई थी एनर्जी, और जो एनर्जी निकली थी वो कितनी निकली थी? जितना मास का डिफेक्ट हुआ, डेल्टा एम। सो बेसिकली रिलीज ऑफ एनर्जी at the time of formation of P was delta m into c square। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझो, मैं आपको फिर समझाता हूं। x और y मिलके P बना रहे हैं, तो लॉजिक के हिसाब से हमारा दिमाग बोलता है कि मास कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब इसका मास प्लस इसका मास इक्वल टू पी का मास आना चाहिए। बट जब चेक करके देखा तो मालूम चला कि पी का जो टोटल मास आता है वो इन दोनों के मास से कम आता है। इससे हमें दिमाग में कुछ बात आई कि शायद ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि मास का लॉस हो गया। मास का लॉस किस फॉर्म में हुआ? एनर्जी के फॉर्म में हुआ। कब हुआ होगा? जब ये दोनों रिएक्शन अकर किए होंगे और पी बन रहा होगा। क्लियर है? इस वाली चीज को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, और वो था दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम मास का डिफेक्ट मास के फॉर्म में नहीं हुआ। अगर मास का डिफेक्ट मास के फॉर्म में हुआ होता तो पी के साथ में कोई ना कोई पार्टिकल यहां पे पड़ा होता, बट वो पार्टिकल यहां नहीं पड़ा है, तो फिर वो किस फॉर्म में हुआ था? वो एनर्जी के फॉर्म में हुआ था। एंड हाउ मच वाज दैट एनर्जी? ये एनर्जी इतने के बराबर है। तो पता चला यार ये क्यों हुआ, ऐसा लॉस क्यों हुआ? लॉस होने का बेसिक रीजन ये है कि जितनी एनर्जी का हमारा लॉस हो गया, जब तक वो एनर्जी हमें वापस मिलेगी नहीं तब तक पी से एक्स और वाई नहीं बनेगा। एक्स और वाई से पी का बनना तो आसान था, बट पी क्या दोबारा एक्स और वाई बना सकता है? आंसर आएगा नहीं बना सकता। कब तक? जब तक हम इसमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर दें जितनी एनर्जी का लॉस हो गया। मान लो ये बना और ये बना, और इसके बनने से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हो गई, तो वो लॉस हो गई तो पी बन गया। पी अब ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? वो याद है वो बिजनेस समझा रहा था मैं आपको, ए और बी मिलके उन्होंने 1 CR लॉस करा दिया था। अकाउंट में डालने का मतलब लॉस समझ लो कि उन्होंने अपनी पॉकेट में से निकाल के अकाउंट में डाल दिया। जब तक तुम उन्हें वापस देने का कमिटमेंट नहीं करोगे वो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो आपस में जुड़े रहेंगे। तो हमने एक्स और वाई को मिलाया तो इतनी एनर्जी का लॉस हो गया और बन गया पी। पी से दोबारा एक्स और वाई तब बनेगा जब हम पी को उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें जितना एनर्जी नेचर में लॉस हो गया था। हम एनर्जी देंगे नहीं तो पी कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। ऐसी वाली एनर्जी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है जब भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स एसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उस दौरान थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हो जाता है जो नेचर में चले जाती है। जब तक हम प्रोडक्ट को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो दोबारा से रिएक्टेंट पार्टिकल में फॉर्मेशन नहीं कर पाते, और यही पर्टिकुलर टेंडेंसी और नेचर मेक्स सिस्टम स्टेबल। यही एक फिनोमेना है जो इस पी को बने रहने के लिए कंपेल करता है। अगर गलती से ये एनर्जी लॉस ना हुई होती तो एक्स और वाई मिल के एसोसिएट होके पी बन जाते, और पी कभी भी डिसोसिएट होके दोबारा एक्स और वाई का फॉर्मेशन करता। बट यहां पे ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये होने वाला नहीं है। इसीलिए हम इस वाले टॉपिक को बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं, क्योंकि इस वाली एनर्जी ने इस पूरे सिस्टम को बांध के रखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। वी टॉक अबाउट अ न्यूक्लियाई का नाम है एक्स, उसमें ए मास नंबर और जेड एटॉमिक नंबर है। आप कहो तो हम लोग लिख सकते हैं ए का मतलब याद रहेगा आगे मास नंबर, और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम केवल प्रोटॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की हमने बात नहीं करनी। जहां जहां पे मैं यूज करूंगा एमपी, इसका मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया? जहां पे हम लोग एम और साथ में स्मॉल एन की बात करेंगे वो होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसका मास है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। जहां पे हम बात करेंगे एम कैपिटल एन, इसका मतलब वो मास ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास है। याद रहेगा आपको, ये मास ऑफ न्यूक्लियाई है। जहां कैपिटल एन है वहां पे न्यूक्लियाई है, जहां पे स्मॉल एन है वो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, और जहां पी है वो क्या चीज है? प्रोटॉन है। ऐसे कुछ हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस ऑलरेडी अवेलेबल है, ये अभी है हमारे सामने।
इससे पूछा कि तुम कैसे बने, तो हम लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया कि शायद नेचर बनी थी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, किसी ने नहीं देखा फॉर्मेशन कैसे हुआ था, बट वी कंसीडर कि जब फॉर्मेशन हुआ था तो एक्चुअली Z प्रोटॉन मिले थे और A माइनस Z न्यूट्रॉन मिले थे, तब जाके क्या बना था, X बना था। क्लियर हो गया? Z प्रोटॉन और A माइनस Z, क्योंकि यहां पे A तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, तो केवल न्यूट्रॉन कितने होंगे, इतने होंगे। जब ये मिले थे तो हमारे पास क्या बन गया था, X बन गया था। अगर मास के हिसाब से देखें तो ये है रिएक्टेंट पार्टिकल्स, है ना, क्या चीज है ये रिएक्टेंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं, और ये प्रोडक्ट है। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये पार्टिकल्स थे, या रिएक्टेंट पार्टिकल बोल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दो, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि होना क्या चाहिए, यहां पे होना ये चाहिए कि देखो इसका मास प्लस इसका मास इक्वल टू इसका मास। चेक करके देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय Z, क्योंकि यहां पे कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास इंटू Z प्रोटॉन, ये इतना हो गया, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय A माइनस Z, क्योंकि टोटल कितने न्यूट्रॉन है, A माइनस Z, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, Mn, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, मास ऑफ X के होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। अगर गलती से ये मास और ये मास इक्वल टू दिस होता तो ये बन के X बन गया था। X कभी भी टूट के क्या बन जाता, X एनी टाइम कैन ब्रेक इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कभी भी टूट सकता था, नेचुरल इम्बैलेंस आ जाता। हमारे पास बहुत सारा आयरन था, हमारी कार में बहुत सारा आयरन लगा हुआ था, और हम लोग क्या देख रहे थे, चलते चलते कार पूरी की पूरी बिखर गई। क्या हुआ, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गई। क्यों, अब कार का मन नहीं कर रहा साथ में रहने का। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कार बन गई थी। कार मतलब आयरन का न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? और ये आयरन का न्यूक्लियस दोबारा टूट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गया, खराब हो जाएगा काम। तो भगवान जी ने सोचा एक काम करते हैं कि यार नेचर स्टेबल रहे, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको मिलाते तो साथ में, लेकिन इनका थोड़ा सा लॉस करा देते हैं, और इनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम आपस में मिल तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा लॉस कराओ। तो लॉस क्या कराओगे आप हल्के से मास को डिफेक्ट करा दो, और डिफेक्ट करा के ये बन जाओ। तो इस प्रोसेस में हल्की सी एनर्जी यहाँ से निकल गई, और उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, बाइंडिंग एनर्जी। ये निकली हुई एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्टेबल होने वाला है कि स्टेबल नहीं होने वाला। मज़ेदार बात बताऊं, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, कम एनर्जी निकलेगी उतना कम स्टेबल होगा। इसका मतलब बेटा बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बहुत बढ़िया, हमें बात समझ में आ गई कि भाई ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में आ गया कि हाँ सर समझ में आता है ये इक्वल नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी समझ आता है। नेचर का लॉ भी हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब किसी ने बोला यार मास डिफेक्ट बताओ, फिर कितना मास का डिफेक्ट हुआ। तो पता चला कि मास डिफेक्ट होगा डेल्टा एम इक्वल टू इनिशियल मास, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास माइनस न्यूक्लियस का मास ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ X। क्लियर? ये क्या चीज आएगा, मास डिफेक्ट आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा एम। इतना मास हो गया लॉस, तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, डेल्टा एम इंटू C square. This is called binding energy of that particular thing. इसको तुम x भी बोल सकते थे। देखो हमने यहाँ पे mx लिखा, तुम कई बार इसको x ना लिख के इसको mn भी लिख सकते हो, m कैपिटल N, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल N किसको लिखा था, देखो मास ऑफ न्यूक्लियाई को लिखा था, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? और इसको इंटू C स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। कई बार हमसे कोई कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आप कहोगे सर इसका क्या फर्क पड़ता है। इसका फर्क पड़ता है, इसका फर्क ये पड़ता है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो केवल बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करती है। उसका कारण है कि मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा सा एटम है, हाइड्रोजन इसकी बात करें छोटा है, हीलियम बड़ा है, आयरन बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतना बड़ा है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा होनी बनती है, बड़ी क्लियर सी बात है। ये छोटा है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी तो बनती है। लेकिन अब हमने ये देखना पड़ेगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन यहां पे टूटने की पॉसिबिलिटी भी तो बहुत ज्यादा है,
क्योंकि जिस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो घर के डिवीजन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, और जिस घर में बहुत कम है उनके डिवीजन के चांसेस काफी कम होते हैं। आयरन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, तो इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहने की वजह से इसके टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो अगर हमें किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देखनी है तो हमने केवल बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखनी, क्या देखनी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्लियर? आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। सो हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल ली थी, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो वो क्या चीज आएगा? वो आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास नंबर। क्योंकि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? मास नंबर। ये हमें क्या बताएगा? ये बताएगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी हमें बताता है कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा स्टेबल है। जैसे आप अज्यूम करो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है XAZ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जब फॉर्म हुआ होगा तो कैसे फॉर्म हुआ होगा? इसमें Z तो प्रोटॉन है और A माइनस Z न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, और फाइनली ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम इसमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मान लो वो बाइंडिंग एनर्जी आती है इज इक्वल टू, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल के आती है लेटेस्ट से कोई 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे मैंने रफ डेटा दे दिया, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर पर न्यूक्लियॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाय A। मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसका मीनिंग हुआ कि जब हमने इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिला के बनाया था एक्स न्यूक्लियस, एक्स हमने जब बनाया था तो जब ये फॉर्म हुआ एक्चुअली, तो ये और ये एसोसिएट हुए और ये फॉर्म हुआ, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकल गई। कितनी एनर्जी निकली? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर, इतनी एनर्जी निकल गई। तो अगर इसमें से ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो इसको दोबारा से तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी निकलेगी तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। अगर मान लो हमारे पास x की जगह को y है, x की जगह को y है, और हमारे पास वैल्यू आती है लेट से a डैश z डैश, ऐसा कुछ वैल्यू आती है, और जब हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आती है लेट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इसके पर न्यूक्लियॉन का रादर ये पर न्यूक्लियॉन है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर y के लिए निकल के आती है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पे पर न्यूक्लियॉन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस हुआ। तो टोटल कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय A डैश। इतनी सारी एनर्जी का लॉस हो गया। तो अगर हमें दोबारा से इसको तोड़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, तो उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब है इसमें से एनर्जी उतनी ज्यादा लॉस हो गई है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। ये हम बात कर रहे थे अभी न्यूक्लियस के बारे में। सिमिलरली हम एटम की बात कर सकते हैं। एटम का मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, लेट्स से वी आर फॉर्मिंग एटम। एटम का मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है, रादर कैपिटल एन ले लेते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, और अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल न्यूक्लियस है। और हमने इसमें इसको एटम बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? प्लस सम इलेक्ट्रॉन। मान लो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ऐसे मान लो। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एटम, न्यूक्लियस तो होगा, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे 2 अलग अलग ऑर्बिट में, 2 यहां पे होंगे और 2 यहां पे होंगे। क्लियर हो गया? अब तुम एक चीज देखो कि जो यहां पे मास होगा और यहां पे मास होगा, दोनों में फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो सेम है, सेम टू सेम है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट हो गए यहां पे इस वाले केस में,
तो ये बाउंडेड हो गए। बाउंडेड का मतलब जब ये आपस में एसोसिएट हुए होंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस हुआ होगा, किस काम के लिए? स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो अगर इस केस में हम लोग बात करें बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट की, मास डिफेक्ट की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। ये हम एटम बोल दे रहे हैं इसको कि हमारे पास XAZ एटम था। ध्यान रखना ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एटम है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? न्यूक्लियस का मास प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस एटम का मास। और ऑब्वियस ही बात है ये जीरो नहीं आएगा, ये कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे वाले केस में जब हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना ये बाइंडिंग एनर्जी मैंने न्यूक्लियस की नहीं निकाली, न्यूक्लियस तो यहां भी था, न्यूक्लियस यहां भी है। अभी हम किसकी निकाल रहे हैं? पूरे के पूरे एटम की निकाल रहे हैं। तो जब एटम का फॉर्मेशन हुआ तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास निकल के आई होगी। अच्छा, सिमिलरली कोई आपसे बोले कि हमारे पास XAZ एटम है। क्या चीज है? एटम है। हमने इसको फॉर्म करना है। इसके फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? इसके फॉर्मेशन का मतलब हुआ इसमें Z तो प्रोटॉन होंगे, इसमें A माइनस Z न्यूट्रॉन होंगे, इसमें Z इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है ना? और इतना कुछ होगा और फिर बाद में ये एटम का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि कितना मास डिफेक्ट आया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमने सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? Z प्रोटॉन का मास, इतने न्यूट्रॉन का मास, इतने इलेक्ट्रॉन का मास, माइनस किसका लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा एटम का मास, माइनस एटम मास। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास डेल्टा एम निकल के आएगा, डेल्टा एम। और अगर हम इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी किस हिसाब से कर रहे हैं? प्रीवियस केस में और इस केस में छोटा सा फर्क है। प्रीवियस केस में हम लोग पहले से न्यूक्लियस मान रहे थे, मतलब इस चीज को हमने प्रीवियस केस में न्यूक्लियस बोला था। लेकिन इस केस में हम अभी वाले केस में क्या बोल रहे हैं? एटम। एटम का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर एटम रिवॉल्व कर रहे होंगे तो जो ये न्यूक्लियस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन से एटम बना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जब तुम निकालोगे तो तुम्हें प्रोटॉन का मास लेना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा, फिर एटम के मास में से सेपरेट करोगे, फिर सी स्क्वायर करोगे, तब हमारे पास टोटल वैल्यू कैलकुलेट होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो अच्छा, हमें एक बात समझ में आ गई कि यार सबकी बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि इतने टाइप के एटम है। अगर इतने टाइप के एटम है तो सबकी बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग आएगी। तो अगर सबकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो हम देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो उसके लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस स्टेबिलिटी के बीच में। वो समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें पीरियोडिक टेबल में अलग अलग सब्सटेंस की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता चले। मैंने कुछ पॉइंट्स दिया, हम इनको रीड करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव a nucleon from the nucleus to infinite distance. It is given by the total binding energy divided by the mass of number of nucleus. अंडरस्टैंड करो आप। मान लो हमारे पास कोई चीज बन रही है, जैसे हम लोग हर बार सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कैल्शियम है, कैल्शियम का न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, न्यूक्लियस है, ध्यान रखना। और यहां पे लिखा है 20 एंड 40। इसका मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? इसका फॉर्मेशन हुआ होगा 20 प्रोटॉन से और 40 - 20 मतलब 20 न्यूट्रॉन से, और तब जाके क्या बना होगा? तब जाके बना होगा मास ऑफ कैल्शियम। क्लियर? कोई तुमसे बोले कि सर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहले तो निकालेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कितना आएगा? 20 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम एटम नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियस। और ये क्या आ गया? डेल्टा एम, और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे सी स्क्वायर। सो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो हम 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियॉन है? 40 के बराबर है, और हम इसको भी 40 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। फिर से अंडरस्टैंड करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक न्यूक्लियॉन के लिए आएगी, लेकिन अगर हम 40 से डिवाइड नहीं करते तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी मान लो हमारे पास XYZ आ जाती है। लेट्स से बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी सम वैल्यू, लेट अस से सम वैल्यू, ये कोई वैल्यू आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वो एनर्जी है जो एनर्जी अगर हम
इतनी एनर्जी अगर हम इसको देंगे तो ये दोबारा से ब्रेक हो जाएगा किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसका मतलब है उसको तोड़ना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हुआ अगर तुमने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ, तुमने प्रोटॉन अलग कर दिए, न्यूट्रॉन अलग कर दिए, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे कि हमने इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर दिया। क्लियर है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है या इट इज गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। मतलब हमने किसके साथ में डिवाइड कर दिया, इसके साथ में डिवाइड कर दिया। मास नंबर बोला मैंने, मास नंबर का मतलब जैसे 40 है तो हमने 40 से यहाँ डिवाइड कर दिया। आगे लिखा हुआ है दी वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर इज शोन इन फिगर। जो फिगर लिखा है वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिस कर्व रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। मतलब कर्व को देख के हमें बहुत कुछ पता चलता है। पहले मैं आपको कर्व दिखाता हूँ, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। कर्व ये है, ये कर्व हमें क्या बताता है, ध्यान से देखो। ये कर्व इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये कर्व हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये मास नंबर है, देखो ये मास नंबर है, और किसी का जीरो मास नंबर तो होता नहीं है, तो फिर ये यहां से शुरू होगा। और ये ग्राफ आ रहा है, ये वाला क्या शो कर रहा है, देखो यहाँ क्या लिखा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो भी किस में वैल्यू आ रही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। अच्छा देखें ध्यान से, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, वो भी H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। H2 का मतलब ये हैवी हाइड्रोजन है और इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये ट्राइटियम लिखा है वो 2 से ज़्यादा आ रही है। ये लिथियम लिखा है जिसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आ रही है। हीलियम की वैल्यू 7 के आसपास आती है। न्यूट्रॉन की वैल्यू, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आ रही है। सुनो, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब वो जब बने होंगे उस टाइम पे एनर्जी का लॉस काफी ज्यादा हुआ होगा, तो इनको तोड़ना भी उतना ज्यादा हमें डिफिकल्ट होगा। इन शॉर्ट, अब तुम हमेशा के लिए याद रख सकते हो, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा है वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे। अगर हम देखें ऊपर वाली जोन में आयरन, देखो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा है, नियरली 8.8 के आसपास आती है, तो ये काफी ज्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर हम यहाँ से ना एक कोई ऐसे कुछ बनाएं कि हम यहाँ देखें, ये जोन दिख रहा है आपको, ये जोन रफली मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जोन काफ़ी हद तक स्टेबल जोन है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टेबल नहीं है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी होने के बाद, काफ़ी हैवी है, इसको तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत हैवी है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो ये टूटता है। अब देखो ये जो हैवी है ना, इधर वाले हैवी न्यूक्लियाई, ये हमेशा ट्राई करेंगे कि ये स्टेबल हो जाएं, क्योंकि दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। हम अगर रन कर रहे होते हैं तो हम बैठ जाते हैं, बैठने का मतलब लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। अगर हम बैठे होते हैं तो हम फिर लेट जाते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी लेवल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है हमारे डे टू डे एक्टिविटी की। सो वी ऑलवेज ट्राई, एवरी एंटिटी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द एनर्जी लेवल। मिनिमाइज द एनर्जी लेवल का मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करता है। ये तो कम से कम स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। सो दे विल ट्राई, ये बड़े वाले न्यूक्लियस क्या करेंगे, ट्राई करेंगे टूटने का। जैसे यूरेनियम टूट जाएगा, बेरियम में, क्रिप्टन में, अलग अलग न्यूक्लियस में टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, जब ये मान लो हाफ हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, लगभग इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका ब्रेक होना मतलब एटॉमिक नंबर कम कर देगा। एटॉमिक नंबर कम करेगा तो, और मास नंबर भी कम करेगा, तो हम यहाँ कहीं आ जाएंगे, और ये जोन रिलेटिवली स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन में। सो हैवी न्यूक्लियस हमेशा टूटने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब हुआ कि वो ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह से ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा कम है। ये काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर कैसे जाएंगे, टूटेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे, एसोसिएट होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। सो छोटे न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, इस तरह के न्यूक्लियस एसोसिएट होकर बड़े न्यूक्लियस लाइक हीलियम और अदर न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है। बढ़ने का क्या मतलब हुआ, बढ़ने का मतलब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है कि एक्चुअली एनर्जी का लॉस बढ़ जाता है।
अंडरस्टैंड करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होने का मतलब होता है कि उनके फॉर्मेशन में लॉस काफी ज्यादा हो गया। बहुत ध्यान से समझो, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, ये स्टेबल नहीं है। जब ये बने थे तो एनर्जी का लॉस कम हुआ था, लेकिन अगर ये एसोसिएट होके ये हीलियम बना लेंगे, इसका मतलब हुआ हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे। यहां से यहां पहुंचने का मतलब हाइड्रोजन से जब हीलियम बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी का और लॉस होगा, और ज्यादा लॉस होगा। लेकिन और लॉस होने का फायदा ये होगा कि काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अब ये टूटेगा नहीं। इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉस होगा। सो वेन एवर लो एनर्जी एटम्स और न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म रिलेटिवली हायर और बिगर न्यूक्लियाई, तो एनर्जी का काफी ज्यादा लॉस होता है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है। इसीलिए हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या करता है कि अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन स्टार्ट कर दें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसोसिएट होके बड़े हीलियम और बड़े वाले न्यूक्लियाई बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसोसिएट होके बड़े वाले न्यूक्लियाई बनाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, और हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा डेंजरस होता है रादर देन यूरेनियम बॉम्ब। कारण है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये छोटे न्यूक्लियस में टूट भी जाएगा तो हम लगभग यहाँ पहुंचेंगे, तो इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इस बाइंडिंग पर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन एसोसिएट होकर बिगर न्यूक्लियाई बनाएगा तो गैप देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना कम है और ये एरिया कितना ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये एसोसिएट होकर बिगर न्यूक्लियाई बनाएंगे तो एनर्जी का रिलीज बहुत बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा डेंजरस होता है अगर वो रिएक्टिवेट हो जाता है तो, क्योंकि इसमें एनर्जी जो निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कर्व हमें समझाता है कि किस हिसाब से स्टेबिलिटी दिखाती है अलग अलग एटम की, अलग अलग न्यूक्लियस की। उनकी प्लेसिंग से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, दूसरे वाले स्टेबल नहीं है। ये टेबल कैसे बनाई होगी? अलग अलग डेटा कलेक्ट करके बनाई होगी हमने। और वो डेटा कैसे कलेक्ट करा होगा? मान लो हम लोगों ने डेटा बनाया होगा सबकी बाइंडिंग एनर्जी का, तो वो कैसे बनाया होगा? पहले हमने आयरन लिया, फिर हमने आयरन का जो न्यूक्लियस होता है उसका मास लिया, एक्चुअली उसका कितना मास है, या एटम का मास ले लिया कितना मास है। फिर हमने देखा सच में इसका मास कितना होना चाहिए था, और पीरियोडिक टेबल में इसका मास कितना लिखा है, उससे मास डिफेक्ट निकालेंगे, उससे सी स्क्वायर करेंगे, उससे बाइंडिंग एनर्जी आएगी। उसको फिर 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो ग्राफ तुम सबका अलग अलग न्यूक्लियस का डेटा एक टेबल में लिखोगे, उसके बाद तुम चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट करोगे तो तुम्हें ये ग्राफ मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखो, अभी अभी मैं आपको बता रहा था क्या पॉइंट्स हैं। यहां पे लिखा था द वेरिएशन ऑफ, ये वाला पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद मास नंबर इज शोन इन फिगर, दिस कर्व रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। कौन सा? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इज स्मॉल। अभी अभी दिखाया मैंने, लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद से फिर ये बता रहे हैं अगला पॉइंट, फॉर मास नंबर रेंजिंग 2 to 20 देयर आर sharply defined peaks corresponding to helium, carbon, oxygen, etc. The peaks indicate that these nuclei are relatively more stable than the other nuclei in the neighborhood। मतलब आप सोचो, आप यहां पे देखो, यहाँ पे तो क्या है कि कॉन्टिन्यूएशन में ग्राफ बना हुआ है, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। सो ये टूट के इधर नेबरिंग न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ देखो, यहाँ सडन चेंज आया, लिथियम और हीलियम के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, फिर कार्बन और इसके बीच में कितना ज़्यादा गैप है। तो शार्प पॉइंट का मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने नेबरिंग के कंपैरिजन में। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इस हीलियम को लिथियम के कंपैरिजन में करें तो हीलियम काफी ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इसी हिसाब से ये दिखाता है। तो ये शार्प पॉइंट जो हमें दिख रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि इनके आसपास और कोई एटम नहीं है, तो मतलब ये अपने पॉइंट पे काफी ज्यादा स्टेबल है। अदर पॉइंट, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज ब्रॉड मैक्सिमम इन द रेंज, curve has a broad maximum in range A equal to 30 to A equal to 120 corresponding to average binding energy per nucleon, that is this much. The peak value is maximum, that is 8.8, that is for iron। ये क्या बोल रहा है?
ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है ना, मास नंबर अगर हम देखें कहाँ से कहाँ हमें बताया गया है 30 से लेके 120 तक, 30 से लेके 120 तक का मास नंबर। सी ये सल्फर 32 है तो 30 यहाँ पे होगा, 30 से लेके 120 देखो ये वाला एरिया होगा। अगर मैं लाइन खींचूँ तो आई कैन रब दिस, ये हटा देता हूँ। तो जो आपको दिखा रहा हूँ 30 से ये 30 होगा और यहाँ पे लगभग 120 होगा, यहाँ कहीं 100 के पास 120 होगा। अगर तुम इस वाले रीजन को देखो ध्यान से, इस वाले रीजन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सब काफ़ी ऊपर है। काफ़ी ऊपर का मतलब ये 8 लिखा हुआ है, 8 वाली लाइन से ऊपर है, मतलब इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 से ज़्यादा है। जबकि आयरन की सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है 8.8, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज़ ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज A = 30 to A = 120 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कितना आ रहा है 8.8 आ रहा है इन सब का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन फॉर आयरन। एज मास नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली फॉलिंग टू अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन फॉर यूरेनियम। द डिक्रीज में बी ड्यू टू कूलम रिपल्शन। रीजन इसके बहुत सारे हैं, एटम के अंदर बहुत सारे, एटम और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन है, उसके बहुत सारे न्यूक्लियर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बदलता है। बट हम अभी कॉज की बात नहीं करते, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो वैल्यूज़ के हिसाब से यूरेनियम का सबसे कम आ रहा है और हम जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जाता है। ये हमें वैल्यू से पता चलता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की? अगर कोई हमसे पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, तो तुम बोल सकते हो व्हेन वी मूव फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियर रीजन टू मिडिल रीजन of the plot, we find that there will be gain in the overall binding energy and hence release of energy। मतलब अगर हम इसको कर्व को देखें तो पता क्या चलता है, दो बातें पता चलती हैं यार, कि ये टूट के ये बनाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ से इधर को आते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, दे विल हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई दिस प्लेस। और अगर हम यहाँ से देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व बढ़ रहा है, सो दे विल हैव द पॉसिबिलिटी टू एसोसिएट एंड बिकम दिस। इसका मतलब जितने पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस और एटम है उनका आपस में एक तरह का वो चलता रहता है रिएक्शन मतलब उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो एसोसिएट और डिसोसिएट हो। लाइट न्यूक्लियाई हमेशा एसोसिएट होने की कोशिश करेंगे और हैवियर हमेशा डिसोसिएट होने की ट्राई करेंगे। सो दिस इज अबाउट दी बाइंडिंग एनर्जी एंड इसका कर्व। सो बेटा आज का लेक्चर यहाँ तक, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कई सारे एग्जाम्पल्स की। उसके बाद हम आगे न्यूक्लियस की चीज़ें स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।